Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Abdul Ghafoor and I am from Academy of Excellence. MCAT और ECAT के जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उसके सिलसिले में फ़िज़िक्स के सेकेंड ईयर का ये टेस्ट नंबर 3 के आंसर की वीडियो है जो आपको हेल्प करेगी कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं तो क्यों और अगर गलत हैं तो उसका आंसर क्या होगा। तो आइए पहले MCQ की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 1, इसमें एक बैटरी और एक लोड रेजिस्टर के बारे में एक इक्वेशन जो है पूछी जा रही है। तो हमें मालूम है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा EMF से कम होता है। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा EMF से कम होता है। तो इसका मतलब है कि जो ड्रॉप होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो करेक्ट फार्मूला इज P = E - IR। MCQ नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है। 1 किलोवाट आवर, तो याद रहे कि 1 अपनी जगह रहेगा, किलो मीन्स 1000 एंड आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करके देखें तो ये बन गया 3.6 एक्सपोनेंट 6 और एक्सपोनेंट 6 हम जानते हैं कि मेगा को कहते हैं। तो ये हो गया 3.6 मेगा जूल। MCQ नंबर 3, इस MCQ में सिंपली हमें इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट पूछा है और हमें मालूम है कि जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर होता है। और वैसे भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर देखें तो वहाँ पर भी लिखा होता है किलोवाट आवर मीटर, यानी वो एनर्जी मेजर करता है। तो MCQ नंबर 3 का आंसर किलोवाट आवर। MCQ नंबर 4 में अगर आप देखें तो एक वायर है कॉपर का, उसको हमने डिफरेंट 4 पीसेस में कट कर लिया है और पूछा जा रहा है कि उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो याद रहे कि रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पर, ठीक है। लिहाजा जब आप उसकी लेंथ को चेंज करें या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करें तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आता। तो इसका आंसर है सेम। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक वायर हो हमारे पास और उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस पूछी जा रही है, तो जैसे ही लेंथ छोटी हो गई तो रेजिस्टेंस भी उसकी हाफ हो जाएगी। तो आंसर इज हाफ। क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल में हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डेसिपेट हो रही होती किसी भी रेजिस्टर में या किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, पैसिव कंपोनेंट में, तो उसकी एनर्जी का फार्मूला क्या है। तो सिंपली हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होती है। तो यहाँ जो डेसिपेटेड एनर्जी है वो I² R हो गई और मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी फार्मूला हो गया I² R × T। MCQ नंबर 7, MCQ नंबर 7 में हमसे पावर के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर करंट को आप 3 टाइम्स बढ़ा दें तो बताइए पावर पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देखिए कि पावर पर इफेक्ट आ रहा है 9 टाइम्स, तो इसका आंसर है 9P। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 सेल्स हैं और हर एक की वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट्स है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स को या बैटरी को या सेल को हम पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। तो आंसर इज 2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। तो हमें पता है कि किलोवाट आवर ही असल में इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी का यूनिट है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ Q वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ P। तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो होता है ρL/πr², और यहाँ पर भी ρL/πr² इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है और लेंथ भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका दिया हुआ है, डायमीटर का। तो याद रहे कि सर्कल में या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जाए या 2 कंपैरिजन हो जाए सर्कल्स के रेडियस या डायमीटर के, तो जो रेशो डायमीटर का होता है वही रेशो रेडियस का। तो बजाय इसके हम फार्मूले को हम कन्वर्ट कर लें डायमीटर में, हम उसको रेडियस में ही रहने देते हैं। रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, डायमीटर का। तो ये फार्मूला बन गया RQ/RP। यहाँ देखिए आप तो रेजिस्टिविटी और लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ जो फार्मूला है पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RQ² / RP²।
अब आप देखिए डायमीटर आपको दिया हुआ है Q का 2 मिलीमीटर और P का डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 4, यानी जो इन दोनों का रेशो है वो है 4:1 या 4। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें तो आपको 100 किलोवाट पावर दी हुई है और 10 किलोवोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप इजीली करंट निकाल लें पावर अपॉन वोल्टेज, तो पावर दी हुई है 100 किलोवाट और वोल्टेज दिया हुआ है 10 किलोवोल्ट। किलो से किलो कैंसिल हो गया और यहाँ 10 से जब डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। हमें पता करना है कि कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, तो पावर डेसिपेशन का फार्मूला I²R। I की वैल्यू 10 है और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें तो वो है 5 ओहम, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 500 वाट्स। तो आंसर हो गया 500 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको 2 वोल्टेज दिए हुए हैं, एक EMF और एक टर्मिनल वोल्टेज जो रेजिस्टर के अक्रॉस है। हमें पूछा गया है कि करंट कितना फ्लो करेगा जब किसी बैटरी के साथ रेजिस्टर लगा दिया जाए, तो उस लोड में से गुजरने वाला करंट मालूम कीजिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ वोल्टेज कौन सा इस्तेमाल करना है, वो जो रेजिस्टर के अक्रॉस है, यानी यहाँ वोल्टेज होगा 7.5 वोल्ट जबकि EMF 9 वोल्ट, इसका मतलब है कि वो इंटरनल ड्रॉप हो रहा है, जबकि रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 15। उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 15 का टेबल पढ़िए तो 15 1 जा और 15 5 जा, पॉइंट की वजह से डेसिमल आ गया, तो करंट इज 0.5 एम्पेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो आपको एक टेबल दिया हुआ है कि एक बैटरी है जिसके साथ हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया, उस रेजिस्टर में से जो 1 ओहम का रेजिस्टर जब लगाया तो 3 एम्पेयर करंट पास हुआ और जब रेजिस्टेंस को 2 ओहम का रेजिस्टर लगाया तो 2 एम्पेयर करंट पास हुआ। बताइए कि उस बैटरी की EMF कितनी है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि जो EMF का फार्मूला है वो होता है V प्लस I इंटू R। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये R है, लेकिन हमें मालूम है कि V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ से हम जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी E इज इक्वल टू I की वैल्यू देखें 3 और रेजिस्टर अगर आप देखें तो 1 एम्पियर प्लस अगेन I की वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर है और यहाँ R है। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन देखें तो सेकेंड इक्वेशन में कंडीशन है हमारे पास E इज इक्वल टू 2 रेजिस्टर और 2 करंट है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करंट है तो 2 इंटू R। ये आ गए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों का अगर हम सबट्रैक्ट करें तो आप देखिए कि E जो है वो यहाँ माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो E में से E 0 हो गया, ये 3 है और ये 4 है तो ये हो गया -1। यहाँ अगर आप देखिए 3R और -2R तो ये हो गया प्लस का R। इट मीन्स कि आपके पास R की वैल्यू आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो E विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 3 यानी 6 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो हमारे पास एक वायर है जिसको हमने रोल करके या स्ट्रेच करके उसको लेंथ को डबल कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फार्मूले की तरफ आएँ कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसमें लेंथ डिपेंड कर रही है और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई जिक्र ही नहीं है। इतना ज़रूर है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वी नो दैट कि जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ होता है। यहाँ से अगर मैं एरिया की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास ये एरिया की वैल्यू आ गई। इस एरिया की वैल्यू को अगर हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें कि L ओवर V ओवर L और यहाँ इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो ये हो गया L स्क्वायर अपॉन V। रेजिस्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट है, वॉल्यूम
कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ जो है वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो अगर मैं लेंथ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके बाकियों को कांस्टेंट रख दूं तो फिर ये आंसर आ गया 4, यानी उसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पावर जो है, व्हाट इज द पावर सप्लाई टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, और कंडीशन वही है कि आपको सबसे पहले करंट मालूम करना होगा। E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। यहाँ से अगर मैं I कॉमन ले लूँ तो ये हो गया E अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, I कॉमन निकालने के बाद यहाँ रखा, बाकी दोनों को हम नीचे ले गए। अगर आप EMF देखें तो 6 वोल्ट गिवन है, लोड रेजिस्टेंस 2.9 है, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है। यहाँ से आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। इस 2 एम्पेयर को हम पावर जो एक्सटर्नल रेजिस्टर यूज कर रहा है ये हो गया I स्क्वायर इंटू आर। I की वैल्यू 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल लगी हुई है वो है 2.9, दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर आप राउंड करके लिखें थोड़ी देर के लिए 3, तो आंसर आ गया 12 वाट्स, और हमारा आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा, तो ऑप्शंस में चेक करें, 11.6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिंपली पावर कैलकुलेट करनी है, और पावर यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है और आपको करंट दिया हुआ है। तो वोल्टेज 120 वोल्ट से और करंट जो है वो 4 एम्पियर है। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 जा 48 और 0 लगा दिया तो ये हो गया 480 वाट्स। द करेक्ट आंसर इज 480 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक बुक का न्यूमेरिकल भी है, जिसको यहाँ MCQ बना के रखा है कि भाई 100 वाट का बल्ब है और 240 वोल्ट्स उसको सप्लाई दी जा रही है, तो आपको करंट मालूम करना है। यू नो दैट पावर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। ठीक है, करंट मालूम करने के लिए पावर को आपने वोल्टेज से डिवाइड किया। पावर गिवन कितनी है, तो 100 वाट का बल्ब है और 240 वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो रहा है। तो सिंपली अगर आप इसको कैंसिल करें और यहाँ टेबल पढ़िए तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2, 5 ज़ा 10 और यहाँ पर हो गया 12। ठीक है, 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। 5 को 12 से डिवाइड करने के लिए डेसिमल आएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 12 4 ज़ा 48 हो गया तो ये हो गया 0.4। ठीक है, अब यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारे पास ऑप्शन में 0.4 वाली जो वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब है कि हमें अगले स्टेप में भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 0.4 वाली एक ही वैल्यू होती तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते, तो लिहाजा यहाँ पर 0 लगेगा और 12 1 ज़ा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आ चुका है, तो ये होगा 0.41। आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अगले डिजिट्स भी गिवन है। तो आप यहीं से ये आइडिया लगा लें कि इसका आंसर 0.416 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 1.5 वोल्ट के 3 सेल सीरीज़ में लगाए गए हैं। हमें मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज़ में सिंपली आप उन सेल्स को ऐड कर दें या सिंपली 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 4.5 वोल्ट्स। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी जो एक प्रीवियस न्यूमेरिकल जा चुका है कि एनर्जी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं I स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टाइम से। करंट भी आपको गिवन है, रेजिस्टेंस भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है। तो करंट दिया हुआ है 0.5, इसका स्क्वायर कर लेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 100 ओहम और टाइम है 20 सेकेंड। तो ये हो गया 0.25, यानी 25 का 5 का स्क्वायर 25 होता है, पॉइंट्स हमने लगा दिया। ये हो गया 100 इंटू 20, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो गया और ये 20 हो गया। 25 का डबल 50 और ये 0 इसके साथ लगा दिया, तो आंसर इज 500 जूल। MCQ नंबर 20 अगर आप देखें तो अगेन आपसे करंट पूछा गया है और हमें जनरेटर का वोल्टेज 80 वोल्टेज गिवन है और जो उसका टर्मिनल वोल्टेज है वो भी गिवन है और रेजिस्टेंस दी हुई है उस इंटरनल की, इंटरनल जो भी रेजिस्टेंस उसकी होगी जनरेटर की वो। तो हमें मालूम है कि E जो है वो इक्वल होता है VT प्लस I इंटू R। और अगर मुझे करंट मालूम करना है तो E
माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। इंटरनल रेजिस्टेंसेस को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट का फार्मूला बन गया। वोल्टेज आपको गिवन है 80 वोल्ट, दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड बाय द जनरेटर, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है 75, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 0.04 ओहम। सिंपली इसको माइनस कीजिए तो ये हो गया 5, और इसके डेसिमल पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय 4। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसको ट्वाइस हाफ कर दीजिए, तो 500 का हाफ 250 और 250 का हाफ 125, तो आंसर इज 125 एम्पियर। तो ये थे आज के एमसीक्यू के आंसर और उनकी डिटेल। उम्मीद है कि अगले टेस्ट में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।